और गैस के वर्ग माध्य मूल वेग में रिलेशन बताया कि किसी भी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग जो है वह उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब यही अगर वर्गमूल नहीं होता तो आप ऊर्जा की तरह कह रहे होते। देख रहे हैं जैसे अगर ताप दुगना कर दे तो ऊर्जा तीन गुना कर दे क्योंकि ये समानुपाती है। लेकिन जब वर्गमूल में हो गई तो दुगना करोगे तो √2 गुना होगा। जैसा कि हम देख रहे हो 300 से 600 दिख रहा है दुगना हुआ ना। देखो यानी कि वो कंप्लीट दुगना नहीं है 1.4 जब फुट नहीं होगा तो कंप्लीट दुगना इसीलिए जब कंपटीशन में होगे तो उसमें भी देखना होगा तुमको कि टेम्परेचर बढ़ाया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कि केल्विन में। तो हमारा इशू केल्विन से टकरा रहा है सेंटीग्रेड से नहीं। इसलिए जब सेंटीग्रेड में बढ़ाने को कहेगा तब हम दुगना नहीं करेंगे, पहले हमें सेंटीग्रेड को बढ़ाना होगा केल्विन। जैसे देखो 27 से 327 बता रहे हैं तो उस हिसाब से देखो तो 300 बढ़ गया। केल्विन में जब चेंज किए हो तो देखे वो दुगना बढ़ा है। 27 वाला 300 हुआ है, 27 वाला 600 हुआ है और वो दुगना। इसलिए सामने देखिए बेटा ये सब होशियारी बनी है और ये ध्यान दें। मैं पढ़ने कवर लिखोगे तो गलत होगा। अभी जो बोल गए समझ में आया? कितने लोग इन्होंने क्या बोल दिया पकड़ गए? चलो तो पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं रोज रोज कहता हूँ पढ़ो। अभी देखो मैंने पूछा ना कई लोगों को अभी वर्ग माध्य मूल वेग और टेम्परेचर में रिलेशन दिखा है। अब जा रहे हैं अणुभार में रिलेशन। इशारा समझ गए? आप यही से देख के ही जवानी नहीं बता सकते हैं कि वर्ग माध्य मूल वेग यानी VRMS अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका अणुभार ज्यादा उसका वेग कम, जिसका अणुभार कम उसका वेग ज्यादा। ऐसा ही बात तो ग्राहम ने भी कहा था। उस समय वो विसरण का नाम देके तो विसरण का मतलब भी तो ही है ना निकलो भागो। तो विसरण नाम दिया इसने वेग नाम दिया। तो दोनों के प्रिंसिपल एक ही है। यदि एक तैयार करो दोनों तैयार। उसी सवाल खुला था ना कि 1 लीटर का 2 पात्र है जिसमें इतना हाइड्रोजन भरी गई है, बताओ कौन सा सिलेंडर पहले खाली होगा? नहीं बोला गया। तो आपने कहा सर हाइड्रोजन वाला खाली क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार ऑक्सीजन का अणुभार तो उसका अणुभार कम होने से वेग बढ़ जाएगा। कोई ना भी वही चलो कर लेते हैं। वर्ग माध्य मूल वेग एवं अणुभार में संबंध। लिख ली? देखो क्या लिख दिया? रिलेशनशिप बिटवीन द VRMS एंड मॉलिक्यूलर वेट्स। यस अब लिखते हैं भी जानते हैं। जानते हैं? यस सर। जानते हैं? यस सर। यहाँ से यहाँ हम जानते हैं। यस सर। आई यस सर। बताओ
अब अगर ये टेम्परेचर दिया करते हो तो बोलो एक टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो देन बोलो 3 और R और T सभी कांस्टेंट बन जाएंगे। तो बताओ यदि आपको रिलेशन मिल गया कि अनुभार के वर्गमूल की वेग जो है यदि बढ़ेगा तो ठीक है। तो दो गैस के लिए भी तो बात हो जाएगी ना। दो गैस का तो अलग अलग अनुभार होगा, इसलिए दो भिन्न गैस के लिए V1 RMS बराबर 100 M2 आपको तो सूत्र बनाना बता चुके समानुपाती में कैसे बनेगा, समानुपाती में कैसे बनेगा। क्यों सर? तो उसी से बोल्ट्जमैन की उत्पत्ति होने जा रही है। तो चलेंगे गैस के एक अणु की ऊर्जा गैस की एनर्जी ऑफ 1 molecule of the gas। तो पहले जाने से पहले अपना माइंड को कंसेप्शन में ले आओ। आपने पढ़ा कि अगर कोई भी गैस, जैसा कि हमको चित्र में बना के दिखाया, हम अगर कोई भी गैस P ताप पर जिसका आयतन V है, ताप T है और 1 मोल अगर हमने लिया तो उतने में जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल थे उन सब की टोटल एनर्जी 3/2 RT आती है। आपके सामने करेगा। अब नाउ क्वेश्चन arises before us that if you are asking about if it is asked for about the energy of one molecule, so then how can we calculate? That is my problem. कि अगर हम गैस का कुल अणुओं की नहीं एक अणु का कैसे लेंगे? तो आप में से 90% लोगों ने माइंड कर लिया होगा कि गणित का तो यही नियम है कि ज्यादा का दिया तो भाग। जैसे आप गए बाजार और आपने 5 टॉफी खरीदी, पांचों का दाम मिला के आपने 5 रुपया दिए। अब कोई पूछे एक टॉफी का कितना दाम था? आप नहीं भागे थे, भाग दिए थे। हेलीकॉप्टर भाग गए थे। आप भागोगे तो भाग कैसे जाएगा? तो you have just divided any total upon total number। सोचो हमको पढ़ाया गया था कि LTP पर अगर गैस लेंगे तो 1 मोल में 6.023 अणु होंगे जिन्हें हम अवगाद्रो की संख्या इसका मतलब इतनी ऊर्जा 6.0223 × 10⁻23 अणुओं की है। तो कितने का मैं पूछ रहा हूँ? आपने यस सर। भाग दे ये अभी को भी भाग दे यस सर। भाग दे देते हैं। यस सर। अब हमें बताया कि यहाँ हमने एटीपी को 94 से इकट्ठा किया है और इस गैस में कुल कितने किए गए?
और एक मोल में कितने अणु होते हैं? 23 अणु होते हैं जिन्हें अवगाद्रो की संख्या। यस सर। तो बोलो कितने अणुओं की ऊर्जा आई है? यस सर। 3/2 RD। सही है? यस सर। अब हमें लिखते हैं यस सर। n बोले तो 6.2 यस सर। अभी मैंने वही बोला कि n बोले तो n माने होगा तो यस सर। और कितनी होती है एक मोल में अवगाद्रो के अणुओं की संख्या? 6.2 अच्छी है। यस सर। अब कितना अणु की कुल ऊर्जा E है? यस सर। और अपन को एक अणु करना चाहेगा है? यस सर। तो एक अणु को किससे निकालेगा? हाँ। अच्छा ठीक है। चलिए तो बोलिए अब हम देखिए भाग भी देने जा रहे हैं डिवाइड हो गया? यस सर। कौन होता था डिवाइड करते हैं? शाबाश वेरी गुड ताली बजाओ। ऐसे बड़े तो बोलो कभी इतना भी मत बजाओ ताली के अच्छी का फिर बिठाएगा बात बड़ी मुश्किल से यस। नहीं तो मिठाई बदल फोन करवाती है। ठीक है चलो अब थोड़ा हंसते भी रहो ताकि माइंड स्कूल हो। यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। नहीं बढ़िया ठीक है। अब उसका बताओ बेटा E by N N से डिवाइड कर दिया। यस सर। अब इस ऊर्जा को बेटा हमने डिनोट कर दिया यस यानी वो एक अणु की ऊर्जा हो। यस सर। अब तुम्हारे जेब में E का वैल्यू है यस सर। और नीचे है कैपिटल ठीक है? यस सर। अब बेटा E डैश बराबर 3/2 अब ये हो गया R 8.31 जूल पर मोल और N ये यस सर। 0.2 यस सर। तो दोनों वैल्यू फिक्स है ना? यस सर। बदलेगा नहीं ना? नो सर। तो अगर इनका डिवाइड करेंगे तो वो भी तो फिक्स ही होगा। यस सर। इस बात को हंसिका के पहले बोल्ड रिमाइन नाम के वैज्ञानिक ने बता दिया यस सर। और उसने कहा कि R by M डिवाइड करना। एक कांस्टेंट को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये कांस्टेंट रहेगा यस सर। और उसे बोला जाएगा ए बोल्ड रिमाइन कांस्टेंट। ये कौन है? बोल्ड मैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब तो उससे पूछा जाएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसे कहते हैं? यस तो सार्वत्रिक गैस नियता यस सर। और अवगाद्रो की संख्या। बच्चा को अनुपात पढ़ाया यस सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। जो आवाज आती है तो हमको लगता है वो इसलिए बजती कि तू लोग को गिनती आ जाए। समझ में कुछ आ रहा है? यस हर रोज वो 1 से 8 तक गिनती गिनवाता है तुम लोग। यस। अभी जब रिसर्च में झगड़ा के बजाता है तुम लोग गिनती नहीं करते। देखो ऐसे ही कोई भी घटना से पॉजिटिविटी ऐसे ही निकाली जाती है और इसी तरह माइंड सेटअप किया जाता है। नहीं तो निगेटिविटी तो कहीं भी खोजी जा सकती है। जैसे तुम देखोगे हम लोग थोड़ा भी उठते हैं तो किसी न किसी को टारगेट बना के हंस लेते हैं। So that is the just generate the energy by which we are getting the energy and consider what are teaching. ताकि सोचते रहेंगे पढ़ाई। तो ऐसे ही पैसिविटी
और पॉजिटिविटी पैदा की जाती है बेटा। आ जाओ जरा देखो बोल्ट में नियतांक वेट में थे तब उसको धक्का लग गया था साउंड का। बोलो सार्वत्रिक गैस नियतांक और रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड Avogadro's number is called and it is mentioned by K. अब एक अणु की बताओ ऊर्जा कितनी आ गई? अब कितनी पार्टी का मतलब किसे कहते हैं? ये उत्तर मिल गया। इसकी इकाई क्या है? सूत्र क्या है? अंकित मान। यस सर। पहले योगी तो बोलो we know that Boltzmann constant is equal to R by N। तो अभी कल के डेट में पढ़े जूल पर मोल डिग्री कैलोरी। अब तुम जानते हो संख्या की कोई इकाई नहीं होती। इसका मतलब जो इकाई R का है वही इकाई K का है। बीमा भी वही है। बीमा हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। यस अब क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू अंकित मान या अंकित मान निकालना। न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो K is equal to R by N और R का वैल्यू 8.31 और उसका पर लड़ लो। यस सर। यहाँ दो अंक यहाँ लोगे तो 602 हो जाएगा। इसको बाय करो 8/602 माइनस 23 आते यस सर। 6 कम 6 बोलो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बोलो 8 में से 6 गया 2 बोलो 0। यस 37 18 3 दूना 6 18 4 9 अरे 8 11 12 में से 8 गया 4 फिर 6 7 42 8 करके खत्म करो। यस सर। तो 1.38 10 to the power minus 23 जूल पर मोल मोल डिग्री केल्विन। ये रहा बोल्ट्जमैन नियतांक का अंतिम मान। और निकालने आएगा कैसे निकाल लो? सवाल लगाना है तो आपके देते रहेंगे। यस सर। जवाब खाली है ना? यस सर। होता था यस सर। अब केवी हो जाएगा। यस सर। केवी बराबर केवी और एक मोल रहेगा तो एन यस सर। कोई अब एक अणु के लिए आदर्श गैस का समीकरण Pv बराबर KT और N मोल रहेगा Pv बराबर N। जान गए ना कि ये KT कब लगाना है? यस। एक अणु का मैटर रहेगा। ठीक है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट में। अब यहाँ पर ये कार्य फिनिश हो गया। अब बात करेंगे वांडर वाल इक्वेशन। ठीक है? यस। वांडर वाल इक्वेशन। वांडर वाल
van der Waals समीकरण। Let's see. Van der Waals equations। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ आएगा कि वैज्ञानिक लोग कितनी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। Yes. इस साइंटिस्ट ने जो बात बताई, उसने पूरे आदर्श गैस समीकरण को ही हिला के रख दिया। और वैज्ञानिकों को मानना पड़ा कि आदर्श गैस समीकरण गलत है। तब उसने क्या किया, आदर्श गैस समीकरण को जो प्रिंसिपल बताया गया था उस आधार पे संशोधन किया और संशोधन करके एक नया समीकरण दिया जिसे वान डेर वाल्स समीकरण। जैसे सोचो, अभी सोचो, आपने पढ़ा किसी भी पात्र में हम P दाब पर कोई गैस ले लें जिसका आयतन V है। Yes, sir. तो आपने कहा कि इस गैस का दाब P माना जाएगा और जितना इसका आयतन होगा V माना जाएगा। Yes, sir. और तब आदर्श गैस का समीकरण आपने बाय चांस के लिए एक मोल के लिए Pv बराबर और एक मोल के लिए एक मोल के लिए NaCl बताया गया। Yes, sir. लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, अब आप ध्यान से सुनना, कुछ इधर उधर नहीं करना, नहीं तो भोटी में नहीं घुसेगा, फिर लिख के रह जाओगे। बताओ, आप लोग पढ़ते हो, कॉपी देना मुझे, कि कोई भी वस्तु को हम कहीं भी रख देंगे तो वो अपने आयतन के बराबर जगह घेरेगी। Yes, sir. बताओ, ये इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटे में इसने जगह घेरी। Yes, sir. तो गणित में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गुणनफल को आयतन Yes, sir. तो आप कहते हो कि any things are any substance which are into the nature occupies the place। नहीं, हर वस्तु कहीं भी प्रकृति में है तो वह अपना जगह घेरती है। Yes, sir. और वह जगह अपने आयतन के बराबर है। सही है? Yes, sir. अगर हम बैलून की गैस, बैलून माने गुब्बारा, गुब्बारा वाली गैस को सिलेंडर में भर दें तो वो पूरे सिलेंडर के आयतन के बराबर जगह घेर लेगी। Yes, sir. और उसी हवा को निकाल कर बैलून में डाल दें तो वो लोग बैलून के आयतन के बराबर जगह घेर लेगी। Yes, sir. ऐसा कहा गया। Yes, sir. अब तुम यहाँ देखो, तो तुम्हारा थ्योरी कहता है कि पदार्थ अणुओं से बनता है। Yes, sir. अब ठोस के अणु तो बहुत क्लोज होते हैं। Yes, sir. इसलिए ये अणु के बारे में हम संकल्पना करते हैं कि ये जितना लंबा चौड़ा ऊंचा में है उतना जगह घेर लेगा। Yes, sir. लेकिन आप पिछले दिन के गैस का अणुगति सिद्धांत जरा याद करो। आप नहीं बोलना, हम ही बोलो। तो मैंने बताया कि दो अणुओं के बीच की दूरी 10 पे घात -9 मीटर होती है। Yes, sir. और 10 पे घात -10 मीटर होती है। और एक अणु की व्यास 10 to the power मीटर होता है। Yes, sir. पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब जरा से सोचो, तो गैस के जो अणु हैं वो लोग अगर वो एकदम क्लोज होती तो उनमें आकर्षण बल लगा होता है। Yes, sir. आपने कहा था कि 10 to the power -4 से ज्यादा प्रतिकार से ठोस की तरह
ठोस के अणुओं की तरह उन्हें सटा सटा के नहीं रखा जा सकता, यस सर, क्योंकि वो प्रति कर्षित, तो इसलिए गैस के अणु बताओ एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जगह रह जाती है कि नहीं? यस सर, रह जाती है। पकड़ में आए? यस सर, अब तुम जरा सा कक्षा 9, 6, 8 की सवाल पे माइंड करो। आपने कक्षा 6 से 8 में सवाल लाया करते थे कि एक दीवार इतना लंबी, इतना चौड़ी, इतना ऊंची बनानी है और उसमें एक ईंट इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा है। यस सर, कितनी, तो बताओ इस दीवार को बनाने में कितना ईंटा लगेगा? यस सर, आप क्या करते थे? पहले दीवार, पहले दीवार का आयतन निकाल देते, यस सर, फिर एक ईंटा का आयतन निकाल के बाहर देते। तो वहाँ ईंटा बताओ, एक ईंटा यहाँ के बाद दूसरा ईंटा गैप दे के लगाया जा सकता कि एकदम सटा? एकदम सटा। और अगर सवाल में होता था कि ईंटों के बीच में गारा यानी सीमेंट यस भी लगाई गई है जो आयतन का 1/3 भाग घेर लेती है, तब बताओ कितना ईंटा लगेगा? तो पहले ईंट का आयतन फिर उसका 1/3 भाग का आयतन जोड़ के तब फिर, भाग देते थे। यस सर, अब ईंटा कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर, इसका मतलब अब दीवार जितना आयतन का है बताओ ईंटा ने उतना आयतन नहीं न घेरा है, नो सर, उसमें मसाला ने भी घेरा है। यस सर, अब कुछ समझ में आ रही है यस सर, कि गैस के जो अणु हैं अगर वो क्लोजली पैक होते तब बर्तन का जो आयतन होता, यस, बोलो वही आयतन, गैस का, लेकिन गैस के अणु तो दूर दूर हैं। यस सर, तो बोलो उतना आयतन कटना नहीं चाहिए। यस सर, चित्रशीलता। देखो एक अणु यहाँ है, एक अणु यानी आप समझ गए ये ईंटा बीच में गारा है, यस सर, ठीक है? यस सर, तो बोलो ऐसे ही सारे अणु हैं। यस सर, तो बोलो इन अणुओं का आयतन इस पात्र के आयतन के बराबर कैसे माना जा सकता है? माना जा सकता है क्योंकि इन अणुओं के बीच में अगर कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाती, ये देखो कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाती, तो इसमें जितना इसका आयतन है होता उतना अणुओं का आयतन मान लिया जाता है। यस सर, और ऐसा होता है ठोस होता है। यस सर, तो आप ठोस की बात कर रहे हो कि गैस की बात? तो बताओ ये अणुओं के बीच में अंतराली दूरी है ना? यस सर, तो ऐसे में बताओ इन सभी अणुओं का कुल आयतन बताओ बर्तन के आयतन के बराबर माना जा सकता है? हो सकता नहीं माना जा सकता, जबकि आदर्श गैस समीकरण में यही कहा गया है। यही कहा गया है, कहा गया है। अब दिमाग जा रहा है क्या कह रहा है वैज्ञानिक? तुम लोग भी इतना देर से पढ़ रहे थे, इनको मिनट सोचे थे ऐसा? तो इसीलिए मैंने कहा कि समझो वैज्ञानिक क्या क्या चीज खोजता है। दिमाग काम कर रहा है। यानी आदर्श गैस समीकरण में बर्तन के आयतन को ही गैस का आयतन माना गया है, जबकि अणुगति मॉडल के अनुसार अणु दूर दूर होते हैं। तो ऐसे में जो गैस ली गई बर्तन में उस अणुओं का कुल आयतन बर्तन के बराबर नहीं हो सकता। बोलो हलचल मच गई? अभी तक सारा रिसर्च वही चल रहा था। सब में यही कहा गया बर्तन का आयतन भी है तो गैस का आयतन भी होगा। दिमाग काम कर रहा है। तो उसने कहा ये आयतन भी नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब इसके बाद उसने दूसरा सवाल उठाया दाब पर। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जा रहा है और इस पर धक्का मार रहा है, इससे दाब पैदा होता है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। एक बात हमने जिस दिन अणुगति मॉडल पढ़ाया तो बताया देखो दाब कहाँ से आ। तो आपने कहा कि वो उस सभी ने कहा कि भाई दाब उतना लगेगा,
इन्होंने कहा आप गलत कह रहे हो, दाब उतना हो ही नहीं सकता। कैसे? अब आप जरा सा माइंड करो। हम विकास से कहें कि विकास आप इस दीवार पे जरा दबाओ, तो विकास अपने यहाँ खड़ा होके ऐसे दाब डाल देंगे। लेकिन इन्हीं विकास को कहा जाता है दौड़ के आगे दबाव डालो। तो अब बताओ दाब दौड़ के आके इसे टकराएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा कि कम? सोचो सोचे। यदि अब क्लोज होता तो आप ऊपर से दबा के रख दिए वही दाब लगेगा। लेकिन अणु के बीच में खाली जगह है, वो इसके काम को गति करने का, तो जब गति करके जाके टकराएगा तो बोलो उस बर्तन के ऊपर जो दाब डाला गया उसी के बराबर रहेगा कि उससे ज्यादा? और ये लोग क्या किए? तो गलत है कि नहीं? तब उसने कहा इतना दाब नहीं लगेगा, दाब जो ये है उससे भी क्योंकि गैस के अणुओं में अन्योन्य क्रिया हो रही है, प्रतिकर्षित होकर भाग रहे हैं। तो सभी ने इनको कहा कि दौड़ के आगे मारेंगे तो क्या होगा? या तुम जा रहे हो दीवार से टकराओ और जा रहे हो जल्दी जल्दी ताक रहे हो तो हमने ढाई से मार दिए तो अस्पताल में पहुंच गए। कपाड़ टूट गया। सही कही तो है? सही। तो बोलो दाब कितना लगा? ज्यादा, यानी 20 से भी ज्यादा। तब उन्होंने कहा भाई दाब भी अधिक लगेगा और आयतन कम लगेगा, ये कैलकुलेट होना चाहिए। और ऐसा उन्होंने किया और करके संशोधन किया और एक नया समीकरण दिया। तो चलिए देख लिया। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कितने लोग समझे? सही बता रहे? तो चले चर्चा पहले कर लें। आदर्श गैस में आदर्श गैस में ये बताया गया तो अब उनका आयतन यानी कि गैस का आयतन और पात्र के आयतन में से कितना कम होगा? जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उतना घटा दे तब ना पता चलेगा। अंतराणविक स्थान का आयतन, अंतराणविक स्थान का आयतन और पात्र का आयतन भी। अब इसमें एक जगह तो नहीं ना जाएगा, चारों जगह। तो अब हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये अंतर V है, यानी ये क्या है बताओ? तो इसलिए अब उसका जो आयतन है वो V नहीं, V माइनस V। यहाँ V है, समझ में आ गया? अब कोई प्रॉब्लम?